हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 से लेकर 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम एविडेंस एक्ट के कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमेंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 52 से लेकर 55, जो बात करता है कैरेक्टर की। किसी भी पर्सन का कैरेक्टर, जो भी अक्यूज होता है उसका कैरेक्टर कब किसी केस में रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा, सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस रहता है कैरेक्टर को लेके, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिविल केसेस की। तो सेक्शन 52 है वो हमारा एक जनरल प्रिंसिपल बताता है कि एविडेंस ऑफ अ पार्टीज कैरेक्टर कैन नॉट बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट इट रेंडर्स द कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम एज प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है इसके ऊपर चार्ज लगा है कि इसने एक ये चीज चुराई है, ओके। बी ने उसके ऊपर ये चार्ज लगाया है। अब इस केस में ए अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता ये दिखाने के लिए कि इसके ऊपर ये जो चोरी का कंडक्ट का चार्ज लगा है ये इम्प्रोबेबल है, कि चूंकि ये बहुत ही अच्छा आदमी है तो ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता। सिमिलरली बी यहाँ पे इस बात का, इसके कैरेक्टर का एविडेंस ऐसे नहीं दे सकता कि ये बहुत ही बुरा आदमी है और चूंकि ये बहुत बुरा आदमी है इसीलिए इसने ये चोरी की होगी। तो ए अपने आप को बचाने के लिए गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता और बी इसको फंसाने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता। इन सिविल केसेस सेक्शन 52 ये बात कहता है, ओके। A party cannot give evidence of his good character for purpose of showing that it would be improbable to adjudge him guilty of the conduct imputed to him. Similarly, the other party cannot proceed with evidence which shows the defendant in a bad light, imputing that because of that his guilt is quite probable. Okay? तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि कोर्ट हैज टू ट्राई द केस ओनली ऑन द फैक्ट्स। उसे केवल फैक्ट्स पे केस को देखना होता है। And while doing that, the presiding judge is expected to be completely impartial. The evidence of the character in that sense would not only be unnecessary but can also prejudice the mind of the judge. और अगर उसका माइंड प्रेजुडिस हो गया तो वो फिर इम्पार्शियल कैसे रहेगा? ओके, दिस प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्सेस बोमेन। ये केस था, इसमें here the defendant was tried in a penal case and not in criminal prosecution। याद रखिएगा, penal case था, criminal prosecution नहीं था। for keeping false weights and for offering to corrupt an officer। नकली वेट्स रखने के लिए और एक ऑफिसर को करप्ट करने के चार्ज में इसको पीनल केस में फंसाया जा रहा था, पीनल केस में ट्राई किया जा रहा था। He called a witness to testify that he was a man of good character and conduct, but the court refused to admit the evidence because it was a civil suit। और सिविल सूट में चाहे गुड कैरेक्टर हो चाहे बैड कैरेक्टर हो, दोनों ही रेलेवेंट नहीं होते हैं इन जनरल। ये जनरल प्रिंसिपल है, ओके। तो सेक्शन 52 इस जनरल प्रिंसिपल की बात करता है। लेकिन अभी सेक्शन 52 के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? तो सबसे पहला तो ये है कि कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। अभी हम सेक्शन 55 पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जिस केस में कोई भी जब सिविल केस होता है उसमें कोर्ट को जब डैमेजेस को निकालना होता है, इसका कितनी क्वांटिटी है, इसका क्वांटम दिखाना होता है, ठीक है, अमाउंट दिखाना होता है, कितना डैमेज दिया जाए दूसरी पार्टी को, तो उस केस में जो कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट बन जाता है। कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू टेक नोट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ इफ इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ए जो है वो बी से कंपनसेशन मांग रहा है, लेकिन ए का खुद का ही कैरेक्टर अगर सही नहीं है तो ये जो है वो जो डैमेज है इसके अमाउंट को वो इफेक्ट करेगा। मान लो अगर ये अच्छा आदमी होता तो डैमेजेस ज्यादा मिलते, चूंकि अब इसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसको कम डैमेजेस मिलेंगे। सेकेंड, व्हेन द कैरेक्टर इज एन इशू, जब खुद कैरेक्टर ही इशू में हो जाए। अब जब कैरेक्टर ही इशू में है तो वहां तो कैरेक्टर के लिए एविडेंस लेना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्शन इज ब्रॉट फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। The cruel character of the defendant becomes a fact in issue and evidence to prove this can be admitted। अब जहां पे A और B के बीच में केस हुआ है और A के ऊपर क्रुएलिटी का चार्ज लगा है और B से डिवोर्स मांग रहा है, तो A जो है, अब A के अगेंस्ट जो है क्रुएल्टी का तो
क्रूएल कैरेक्टर का तो एविडेंस देना ही होगा, बिकॉज चार्ज ही क्रूएलिटी का है और वहां पे कैरेक्टर खुद ही एक इशू बन गया है। ओके, और तीसरा है व्हेन द कैरेक्टर अपीयर्स रेलेवेंट फ्रॉम अदर एविडेंसेस। ठीक है, जो अदर रेलेवेंट एविडेंसेस है उनसे कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट बन जाए। कैसे? वेयर अ जर्नलिस्ट इज एन एक्सप्लॉइटर, एक जर्नलिस्ट है वो एक्सप्लॉइटर है। एक ऐसे समझ लेते हैं कि ए है, ये एक जर्नलिस्ट है और बी है। ए ने बी के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल किया। अब बी यहां पे इस बात का एविडेंस देगा, इस फैक्ट का एविडेंस देगा कि उसने जो भी कहा था ये सही कहा था, और ए जो है वो इसकी ये प्रैक्टिस ही रहती है, माल प्रैक्टिस करता है कि लोगों के ऊपर डिफेमेशन का झूठा केस करे। अब इस बात को प्रूव करने के लिए इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है एक्सप्लॉइटर है, और जब एक्सप्लॉइटर प्रूव करेगा तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर भी रेलेवेंट हो जाएगा कि ये तो ऐसा ही आदमी है, इसकी ये प्रैक्टिस ही रहती है। ओके, तो इन तीन तरीकों से, इन तीन एक्सेप्शंस हैं ये, इनसे ये हो जाता है कि सिविल केसेस में भी जो हमारे कैरेक्टर का एविडेंस है वो रेलेवेंट बन जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल केसेस की। तो सेक्शन जो 53 है हमारा, ये साफ साफ ये कह देता है कि जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें एक्यूज जो है वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है एंड दैट विल बी रेलेवेंट। ठीक है, तो गुड कैरेक्टर जो है आपका, इसका एविडेंस आप क्रिमिनल केस में दे सकते हो। एक केस था एटवुड वर्सेस आर का, इसमें कोर्ट ने बोला था कि देयर इज नो डाउट that the accused can adduce of his good character in disposal of his guilt। एक जस्टिस कॉकबर्न थे, इन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि if a man has an unblemished reputation then it leads to the presumption that he is incapable of committing the crime which he is tried। ये बहुत ही पुराना केस है, ठीक है, इंग्लिश कोर्ट्स में डिसाइड हुआ था। तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया था उस केस में कि अगर किसी पर्सन की अनब्लेमिश्ड रेपुटेशन है तो ये प्रिजम्पशन हो सकता है कि वो इनकेपेबल है ऑफ कमिटिंग द क्राइम ऑफ विच ही इज ट्राइड। ओके, सेक्शन 54 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन इन ऑर्डर टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज कैन नॉट गिव द एविडेंस ऑफ द बैड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज। कि ए और बी के बीच में अगर केस है तो इसका गिल्ट प्रूव करने के लिए बी जो है इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता। ओके, जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन जो है डिफेंडेंट के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता जस्ट टू प्रूव हिज गिल्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। ए जो है वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है, लेकिन बी इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या हुआ कि इन क्रिमिनल केसेस एविडेंस ऑफ ओनली गुड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज कैन बी गिवन इन द कोर्ट। केवल गुड कैरेक्टर का हम एविडेंस दे सकते हैं इन द क्रिमिनल केसेस, लेकिन हर जनरल रूल की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आइए हम इनके एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन 54 में ही लिखा हुआ है टू रिबट द प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। नॉर्मली जो हमारा प्रोसिक्यूशन है वो डिफेंडेंट के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता है, लेकिन एक केस है जहां पे ए ने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है। तो अब चूंकि ए ने कैरेक्टर को खुद ही इशू में ले आया है, तो अब यहां पे जो है इसको गलत साबित करने के लिए बी इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। ओके, where the accused himself has made his character an issue by giving the evidence of his good character, then in those cases to rebut that evidence of his bad character becomes relevant। उन केसेस में बैड कैरेक्टर का एविडेंस जो है वो रेलेवेंट बन जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि ए ने पहले ही अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस फॉरवर्ड किया हो। ओके, सेक्शन 54 ये बात करता है। दूसरा, व्हेन कैरेक्टर इटसेल्फ इज एन इशू, जैसे सिविल केस में था वही वैसे क्रिमिनल केसेस में है कि जब कैरेक्टर खुद ही इशू में हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को उसका रेलेवेंस लेना ही पड़ेगा, उसको एडमिट करना ही होगा। फॉर एग्जांपल एक केस था आर वर्सेस क्लास का, एक बहुत ही पुराना केस है, 1700s का केस है। ठीक है, यहाँ पे द एक्यूज वाज बीइंग tried for rape and indecent assault by the prosecutrix. Now the accused called the witness to impugn her character। लड़की के कैरेक्टर को खराब करने के लिए, उस कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए, impugn करने के लिए एक विटनेस बुलाया गया। अब कोर्ट ने बोला कि जो रेप के केसेस होते हैं इसमें एविडेंस ऑफ द बैड कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होता है, hence it was admitted। ओके, तो ये बहुत ही पुराना केस है, इसमें ये बोला गया था। तो लेकिन मैं इस बात से ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ऐसे कोई केसेस जहां पे कैरेक्टर खुद ही रेलेवेंट जहां बन जाए, ओके,
तो उन केसेस में क्या होगा, उन केसेस में जो कैरेक्टर है उसके लिए एविडेंस लिया जा सकता है। ओके, तीसरा है व्हेन अदरवाइज रेलेवेंट, जब अलग तरीके से रेलेवेंट हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखो कि एविडेंस कैन ऑलवेज बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी गिवन इन सेक्शन 6 to 55। ओके, even if such facts incidentally evolve or reveal the character of the accused or of the prosecutor, कि आपने कोई 6 से लेकर 55 के बीच में जो रेलेवेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें आपने कोई एविडेंस जो है फॉरवर्ड किया। अब इंसिडेंटली जब आप ये एविडेंस फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके जो कैरेक्टर है, जिस पर्सन के खिलाफ एविडेंस फॉलो कर रहे हो, उसका कैरेक्टर भी आ रहा है लाइमलाइट में या फिर रेलेवेंट बन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पे इंसिडेंटली कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट बनता है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि वो फिर कोर्ट मान लेगी और कोर्ट उसका भी एविडेंस ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन्स बैड कैरेक्टर विल शो एज एन एसेंशियल स्टेट ऑफ माइंड, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14। अगर सेक्शन 14 के अंदर एसेंशियल स्टेट ऑफ माइंड में कैरेक्टर भी आ जाएगा तो कैरेक्टर का एविडेंस ले लिया जाएगा। एंड इफ इट इज एसेंशियल टू शो द डिजाइन और सिस्टम टू ओवरथ्रो द डिफेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 15। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लास्टली सेक्शन 55 की। तो देखिए, सेक्शन 55 है वो एक तरीके से जो जनरल प्रिंसिपल दिया गया है सेक्शन 52 में, उसके एक तरीके से एक्सेप्शन का काम करता है। क्या कहता है ये कि जिस केस में कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस व्हेन इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी रिकवर्ड एज इन एन ऑक्शन फॉर लाइबल और इन अ प्रोसीडिंग इन अ डाइवोर्स कोर्ट। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर ए और बी के बीच में डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो अब यहां पे ये तो एक तरीके से सिविल केस है, लेकिन यहां पे ए के ऊपर क्रुएलिटी का चार्ज लगा हुआ है, क्रुएलिटी के ऊपर क्या कहते हैं केस चल रहा है। अब यहां पे तो क्रूएल बिहेवियर का, क्रूएल कैरेक्टर का तो एविडेंस देना ही पड़ेगा। साथ में जो मान लो कोई लाइबल का है, जैसे मान लो ए और बी है, इसके बीच में लाइबल का केस हुआ है। अब ए हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स, ए खुद ही नहीं सही है, प्लेंटिफ खुद ही नहीं सही है, तो प्लेंटिफ कैरेक्टर खुद ही खराब है। तो यहां पे जो डैमेजेस मिलेंगे ए को जो डैमेजेस मिलेंगे बी से, तो उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन अ केस ऑफ नेग्लिजेंट ड्राइविंग बाय ए वेयर बी गेट्स इंज्योर्ड, B cannot give the evidence of bad character of A as it does not have any effect on quantum of the damages। हर सिविल केस में जो है डैमेजेस नहीं रेलेवेंट होते, मतलब कैरेक्टर नहीं रेलेवेंट होता है। केवल उन्हीं सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट होगा जहां पे हमें क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करना है। ओके, जैसे कि ये हमारा सिविल वाला केस, जैसे हमारा डाइवोर्स वाला केस हुआ, या फिर हमारा ये लाइबल वाला केस हुआ। अब जो हमारा सेक्शन 55 है उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है। वो ये कहता है कि जो वर्ड कैरेक्टर यूज हुआ है सेक्शन 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, ये इंक्लूड करता है बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन। साथ में ये भी कहता है कि एविडेंस जो है वो केवल जनरल डिस्पोजिशन का दिया जाना चाहिए, मतलब ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम जनरल डिस्पोजिशन का दिया जाना चाहिए, एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाई विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स का एक मतलब इंडिपेंडेंट एक्ट्स से आप किसी का रेपुटेशन मत शो करिए, बल्कि आप रेपुटेशन शो करिए ओवर अ जनरल कोर्स ऑफ टाइम। ये कहता है हमारा सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हमने सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 55 तक के सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो रेलेवेंट फैक्ट्स का जो टॉपिक था, रेलेवेंट फैक्ट्स, ये आज खत्म हो गया है। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे ओरल एविडेंसेस की। ओरल एविडेंसेस क्या होते हैं? ओके, रेलेवेंट फैक्ट खत्म हो चुका है, सेक्शन 55 हमने पढ़ लिया है, यहीं तक था रेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।